बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है गैसेस एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 2। और इसके अंदर जो है वो हम जो है वो गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो जैसे इसकी फर्स्ट लाइन है, कहता है कि इन द ह्यूमन and other higher animals, the exchange of gases is carried out by the respiratory system। कहता है कि जैसे ह्यूमंस हैं और ह्यूमन की तरह के जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, इन तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसके लिए स्पेशली तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स वगैरह जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या गिल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो एनिमल्स के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी ऑर्गन नहीं होता है जिसके जरिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करें। हाँ, जो कुछ स्ट्रक्चर है जैसे कि स्टोमेटा आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लेंटिसेल डिस्कस किया था। तो ये जो स्टोमेटा लेंटिसेल्स हैं ये बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर है जिनकी वजह से गैस एक्सचेंज हो सकता है, ये ऑर्गन्स नहीं है। तो जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं इनके अंदर बाकायदा तौर पर क्या प्रेजेंट होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट है, कहते हैं कि वी कैन डिवाइडेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू द टू पार्ट्स। ठीक है, तो दो पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है द एयर पैसेजवे। ठीक है, एयर पैसेजवे बेसिकली क्या होता है कि ये वो पार्ट है जिसके जरिए से एयर गुजर के हमारे लंग्स तक जाती है। जैसा कि हमारे नॉस्ट्रल नाक है, फिर उसके बाद जो है वो नॉस्ट्रल की बैक साइड पे जो नजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंक्स, ट्रेकिया। तो ये सारी की सारी ये जो पैसेज वे होती है इसको, इनकी जो रास्ता है जहाँ से गैसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी से बाहर रिलीज होती है, तो उस पूरे के पूरे रास्ते को द एयर पैसेज कहते हैं। सेकंड है लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं, ये भी बेसिकली क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं ह्यूमन के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एक उसका द पैसेजवे और सेकंड जो है वो क्या होता है, लंग्स। अच्छा, यहाँ पर जो है ये कुछ हम पैसेजवे के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन है इसका एयर पैसेजवे कैसा होता है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये पिक्चर या डायग्राम देख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे मेरे एरो की तरफ, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉस्ट्रल होता है, मतलब ये जो नाक होता है इसके जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल की बैक साइड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर हमारी बॉडी के इंटीरियर वाली साइड पे नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी बैकवर्ड जाके माउथ की कैविटी के साथ कॉमन हो जाती है, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो क्या है कि फेरिंग्स के बाद जो है वो आपके पास एपिग्लॉटस आता है। और एपिग्लॉटस जो है ये किसके ऊपर होता है, ग्लॉटस के ऊपर। ठीक है, अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है वो एपिग्लॉटस है। ठीक है, एपिग्लॉटस बेसिकली क्या होता है, एक फ्लैप होता है कार्टिलेज का जो ढक्कन की तरह काम करता है। और ये ग्लॉटस को यानी कि ये जो ग्लॉटिस है इसको ये बंद या खोल सकता है। और ग्लॉटिस की अगर आप बात करें, ग्लॉटिस क्या होता है, तो ग्लॉटिस जो होती है ये हमारा ट्रेकिया है, इसकी ऊपर वाला ओपनिंग है। यानी कि जो ट्रेकिया है ये हमारा जो विंड पाइप होता है या सांस की जो नाली होती है, इसकी ऊपर वाली जो ओपनिंग होती है उसको ग्लोटस कहते हैं। और उसके ऊपर जो ढक्कन होता है, कार्टिलेज का फ्लैप होता है, उसको हम एपिग्लोटस कहते हैं। ठीक है, तो एपिग्लोटस जो फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है, उसके बाद जो ओपनिंग है वो ग्लोटस है। और फिर क्या आपके पास ट्रेकिया की नाली है, सांस की नाली है। ठीक है, ट्रेकिया की नाली जो है वो लंग्स के पास जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक एक साइड में लंग में चले जाती है, दूसरी दूसरे लंग में। इसको हम ब्रोनकाई कहते हैं। और लंग्स के अंदर ब्रोनकाई जो है वो आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और इन ब्रोंक्यूल्स की टर्मिनल पोजीशन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या होती हैं, एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। ठीक है, और और यहाँ पर जो है वो फिर कुछ पार्ट्स के नाम भी हैं जैसे, ठीक है, आप स्क्रीन पे राइट साइड पे दिए हुए। कहते the air passageway consists of the parts through which the outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes out। तो कैसे कहता है कि पैसेज वे ऑफ एयर हमारी सांस की नाली का वो
हमारी सांस की नाली का, सॉरी, हमारी सांस की नाली का वो एरिया है जिसके ज़रिए से क्या होता है कि जो गैसेस हैं वो हमारे नाक से होते हुए, नेज़ल कैविटी से होते हुए, फेरिंक्स से, एसोफेगस से होते हुए हमारे लंग्स तक जाती है, ठीक है। और ये तमाम के तमाम जो पार्ट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एयर पैसेज कहलाते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि द पैसेज ऑफ द एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, कुछ पार्ट्स के नाम हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया, डायग्राम में उसके नाम भी है। तो उससे पहले जो आपके पास नेजल कैविटी आपकी डायग्राम में भी है, नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ग्लॉटिस है, वॉइस बॉक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, और एल्वुलर डक्ट है और एल्वुलाई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास द एयर पैसेज पे के अंदर सबसे पहले जो है वो नॉस्ट्रल के बारे में है और नेजल कैविटी के बारे में है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कि नॉस्ट्रल और नेजल कैविटी जो बेसिकली क्या होती है। तो कहता है कि द नोज इनक्लोजेज द नेजल कैविटी, द नोज इनक्लोजेज द नेजल कैविटी, जो हमारा नाक है वो किसको इनक्लोज करता है? नेजल कैविटी को उसने इनक्लोज किया होता है। अगर आप पीछे डायग्राम देखें तो जो हमारा नोज है इसकी बैक साइड पे ये सारी की सारी क्या होती है? नेजल कैविटी होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो कहता है कि इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रल, द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू द टू पोर्शन बाय वॉल, ठीक है। ये पीछे अगर आप डायग्राम देखें तो नॉस्ट्रल जो है एक्सटर्नल ओपनिंग है और उसकी बैक साइड के ऊपर क्या होती है? नेजल कैविटी होती है, और ये डिवाइडेड होती है, यानी यहाँ पर तो इन्हें नहीं नजर आ रही डिवाइडेड क्योंकि ये साइड व्यू है, ठीक है, लेकिन ये हमारी दोनों साइड के नॉस्ट्रल जो है वो इंटरनली तौर पर कहते हैं डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट देखें तो कहते हैं कि फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, यानी कि नेजल कैविटी का काम क्या है। नंबर वन है, ईच पोर्शन इज लाइंड बाय अ फाइन हेयर एंड म्यूकस व्हिच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, ठीक है। तो हमारे जो नथले होते हैं इसकी इंटीरियर साइड पे छोटे छोटे बाल और म्यूकस होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि एयर को फिल्टर करता है, एयर में मौजूद जो भी डस्ट होती है इन तमाम चीज़ों को वो फिल्टर करता है। सेकेंड जो फंक्शन है, ठीक है, इस कैविटी का, द म्यूकस आल्सो मॉइस्चर एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर एंड कीप इट टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा जो म्यूकस होता है नाक के इंटीरियर साइड के ऊपर, वो क्या करता है कि जो बाहर से आने वाली एयर है इसको एक तो वो टेम्परेचर को इक्विवेलेंट करता है, हमारी बॉडी के इक्वल करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कम करके बॉडी के इक्विवेलेंट लेके आया जाता है, ठीक है। अगर कम है तो उसको बॉडी के इक्विवेलेंट किया बढ़ा दिया जाता है। और उसके साथ साथ जो बाहर से हम एयर लेके आते हैं बाद का वो ड्राई होती है तो उसको ह्यूमिड और मॉइस्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास फेरिंक्स का पार्ट है, फिर ठीक है। अगर आप देखें पीछे भी ये डायग्राम के अंदर मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो नेजल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो किसका आता है? फेरिंक्स का पार्ट आता है, ये वाला, ठीक है, जहाँ पर मेरा आया हुआ है। तो फेरिंक्स की तरफ देखते हैं। तो कहता है कि द नेजल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंक्स बाय मीन ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल, ठीक है। तो हमारा जो नेजल कैविटी जैसे खत्म होती है उसकी बैक साइड पे इंटरनल नॉस्ट्रल होते हैं, और इंटरनल नॉस्ट्रल किसके जाकर खुलते हैं? फेरिंक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट द फेरिंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी अगर आपको देखे ये डायग्राम में बताया कि फेरिंक्स जो है ये कॉमन ओपनिंग है, ये एक मस्कुलर ओपनिंग है, यानी कि मूव कर सकती है। और उसके साथ साथ जो है ये कॉमन ओपनिंग है किसकी? हमारी नाक की भी, ठीक है। अगर आप देखें तो नोज की भी कॉमन ओपनिंग है और हमारे माउथ की भी ये क्या है? कॉमन ओपनिंग है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट है आपके पास ग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस क्या होता है? द ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स व्हिच लीड टू द लैरिंक्स। जिसमें लास्ट टाइम भी बताया आपको कि जो ग्लॉटिस होती है ट्रेकिया का माउथ होता है, ठीक है। तो जैसे ही फेरेंक्स खत्म होता है तो फेरेंक्स के खत्म होते साथ ही क्या स्टार्ट हो जाता है आपके पास? ग्लॉटिस ओपनिंग, और ग्लॉटिस ओपनिंग जो है वो किसकी तरफ जाती है? लैरिंक्स की तरफ, ठीक है, हमारे वॉइस बॉक्स की तरफ जाती है। जब वॉइस बॉक्स के बारे में बताया हुआ है, द larynx is a voice the larynx is a box made up of cartilage. It is present between the pharynx and trachea. It is also called voice box, ठीक है। अगर आप डायग्राम को पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपके पास जो ट्रेकिया का ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ पर, ठीक है, ये एरिया वॉइस बॉक्स कहलाता है, क्योंकि ये एरिया जो है वो इंगेज होता है आवाज के पैदा करने से। यानी कि यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, दो कॉर्ड्स होती है स्ट्रेच हुई, ठीक है। यानी कि ये जो अगर आप लैरिंक्स की जो ओपनिंग है अगर आप देखें, ये वाली जो ओपनिंग है तो इसके अंदर ये स्ट्रेच हुई जो है वो कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और जब वो फाइबर वाइब्रेट करते हैं तो उससे क्या पैदा होती है? आवाज पैदा होती है। अच्छा, ये आपके पास वोकल कॉर्ड्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि फेरेंक्स के अंदर क्या होते हैं? कॉर्ड्स होते हैं, धागा या फाइबर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, उनके वाइब्रेट करने से आवाज पैदा होती है।
ठीक है, तो वो लिखता है, कहते हैं द टू पेयर ऑफ द फाइब्रस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द लैरिंक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, ये लैरिंक्स वाला जो पार्ट होता है ये लैरिंक्स के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको लैरिंक्स कहते हैं, और उसी के अंदर ये वॉइस बॉक्स भी होता है। ठीक है, the vocal cords vibrate when the air passes through them, it vibration produces the sound. Next आपके पास है ट्रेकिया। कहता है कि larynx continue to the trachea which is also called the windpipe भी कहते हैं ट्रेकिया को। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये एमसीक्यूज भी आया हुआ, ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है नाली, विच लाई इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस। ठीक है, ये अभी पीछे डायग्राम के पास ले जाता हूँ। ठीक है, अगर आप देखें तो फेरेंक्स के फौरी बाद ग्लॉटस और उसके बाद क्या आती है आपके पास ट्रेकिया। और ट्रेकिया की नाली भी हमने पीछे पढ़ा कि कितनी लंबी होती है, 12 सेंटीमीटर तक क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है। ठीक है, और ये जो है ये स्टार्ट होती है फेरेंक्स से और फिर ये कहाँ तक जाती है, यहाँ तक ब्रोनकाई तक, और जैसे ही नीचे जाती है तो ब्रोनकाई क्या होती है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक लंग में, दूसरी दूसरी लंग के अंदर चली जाती है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकिया की बात करें, देयर आर सी शेप कार्टिलेज cartilaginous ring in the wall of the trachea. The cartilaginous keep the trachea from collapsing even when there is no air in it. ठीक है, तो आमतौर पर जो ट्रेकिया की जो नाली होती है इसके अंदर सी की तरह की कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज बेसिकली क्या होता है, ये एक सपोर्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा हड्डी की तरह सख्त होता है ये। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होता है, नहीं दरमियाना सा इसका टेक्सचर होता है। तो आमतौर पर जो कार्टिलेज है ये सी शेप होता है हमारे ट्रेकिया के अंदर, सांस की नाली के अंदर, और ये सांस की नाली को कोलैप्स होने शुरू होता है। बाद होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो अंदर सक्शन प्रेशर होता है, अगर आपको याद पड़ा हो या पैसे आपने फिजिक्स में, तो बाद सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो नाली होती है वो कोलैप्स कर जाती है। अगर उसके अंदर कोई भी उस नाली के अंदर सपोर्ट नहीं होगा तो जब आप किसी चीज को सक करते हो तो सक्शन प्रेशर की वजह से वो नाली कोलैप्स कर सकती है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रेकिया होता है वो हमारे सांस लेने के बावजूद भी वो कभी भी कोलैप्स नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर सी शेप कार्टिलेज होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसके साइड पे यहाँ पर कैप्शन दी हुई आपकी बुक में भी है कि हाउ स्पीच प्रोड्यूस, आवाज पैदा कैसे होती है। कहते द वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स एंड द मूवमेंट ऑफ द लिप चिक एंड टंग जॉ प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड व्हिच रिजल्ट इन स्पीच। कहता है कि जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जब वो वाइब्रेट करते हैं इस तरह हमारे लिप्स की, चीक्स की, टंग की मूवमेंट होती है, तो ये तमाम चीजें मिलके क्या पैदा करती हैं, साउंड को पैदा या स्पीच को पैदा करती हैं। The speech is an ability that only humans are gifted with, and this is one of the characteristic which has put human beings superior to all. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो स्पीच की जो क्वालिटी है ये तमाम एनिमल्स में से सिर्फ ह्यूमन के पास ही है। तो ह्यूमन ही वो वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो स्पीच के ज़रिए से आपस में क्या कर सकता है, राब्ता कायम कर सकता है, और इसी वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दूसरे तमाम ऑर्गेनिज्म से सुपीरियर भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है ब्रोनकाई। कहता है ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू द टू स्मॉल ट्यूब कॉल्ड ब्रोनकाई सिंगुलर ब्रोंकस। ठीक है, जैसे पीछे मैं लेके चलता हूँ उसी डायग्राम के पास, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है कि जो ट्रेकिया है ये आपकी लंग्स के पास पहुंचती तो एक ट्रेकिया डिवाइड होके इसमें चेंज होती है दो ब्रोनकाइज के अंदर, और हर एक ब्रोनकाई जो है वो एक एक लंग के अंदर करती है, एंटर हो जाती है, और फिर आगे जाके ये ब्रोनकाई मजीद छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसे जाल नजर भी आ रहा हो, ये छोटी छोटी ट्यूब्स क्या कहलाती हैं, ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट जो उसी की तरफ चलते हैं हम अपने ब्रोनकाई की तरफ। तो कहता है कि द ब्रोनकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट इन देयर वॉल। ठीक है, तो आमतौर पर जो ब्रोनकाई का स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है कि कार्टिलेजिनियस रिंग होते हैं उसकी वॉल के अंदर। ठीक है, तो जो ब्रोनकाई का जो रिंग है ट्रेकिया की तरह इसमें भी कार्टिलेजिनियस रिंग होते हैं। फर्क क्या है, ट्रेकिया में सी शेप होते हैं, यहाँ पर पूरे होते हैं रिंग की फॉर्म में, वहाँ पर सी शेप, यहाँ पर ट्रेकिया में सी शेप, और ब्रोनकाई की वॉल भी बिल्कुल राउंड। उसके बाद कहता है कि ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइड इनटू द स्मॉलर ब्रांचेस। ठीक है, तो अभी आपने पीछे देखा भी कि जो से ही ब्रोंकाई लंग्स में जाती है तो छोटी छोटी ब्रांचेस में चेंज होती है, उसको कहते थे हम ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल के बारे में नीचे लिखा भी हुआ है। The bronchi continue dividing into the lung until they make a several fine tube called bronchioles। ठीक है, तो ये ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड करती है, छोटी छोटी ट्यूब बनती है, इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। The bronchioles progressively lose the cartilage and become narrow। तो जैसे आपने पीछे बताया ट्रेकिया में सी शेप कार्टिलेज होती है, ट्रेकिया के बाद फिर क्या आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में पूरा कार्टिलेज का रिंग होता है,
और फिर वो ब्रोंकाई जैसे जैसे ब्रोंक्यूल में चेंज होती जाती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो ये जो रिंग होता है ये रिड्यूस होता जाता है कार्टिलेज का, और सिर्फ सिर्फ जो ब्रोंक्यूल होती है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी प्लेट सी कार्टिलेज की बचती है, पूरा रिंग प्रॉपरली तौर पर ट्यूब को कवर नहीं करता। नेक्स्ट है आपके पास एल्वोलर डक्ट्स। एल्वोलर डक्ट्स क्या होती हैं? द ब्रोंक्यूल्स एंड एज अ फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एल्वोलर डक्ट। अगर आप पीछे देखें डायग्राम की तरफ, वो मैं डायग्राम पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भी, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास देखिए जैसे ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो पहुंच गई हैं लंग्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स की जो टिप है यहाँ पर आप एरो को देखें, ये बड़े कर दिखाई हुई है, इसकी टिप के ऊपर जो है वो सैक लाइक, यानी कि इसकी टिप के ऊपर जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक डक्ट होती है, इसको बोलते हैं एल्वोलर डक्ट, यहाँ पर लेबल भी की है, ये एल्वोलर डक्ट है। यहाँ से जो एयर है ये होती हुई छोटी छोटी ये सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चली जाती है, इनको हम एल्वोलाई कहते हैं, और इन एल्वोलाई के अंदर ही बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। तो जो एयर होती है ये ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचने के बाद एल्वोलर डक्ट में, एल्वोलर डक्ट होती हुई किसमें चली जाती है, वो एयर एल्वोलाई के अंदर चली जाती है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज मजीद होता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट है एल्वोलाई के बारे में। ईच एल्वोलर डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वोलाई, ठीक है। तो जैसे अभी पीछे डायग्राम में देखा, तो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं, उससे गुच्छे होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं एल्वोलाई कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें एल्वोलाई का स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई, द एल्वोलाई फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सर्फेस इन द ह्यूमन बॉडी, each alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cell. It is bounded on the outside by a network of capillaries, ठीक है। तो जो एल्वोलाई का स्ट्रक्चर इसके अंदर होता क्या है कि बाह्य वाली इनकी सैक होता है, और सैक के बाह्य वाली साइड पे खून की नाली होती है, ब्लड वेसल्स होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अगर मैं फिर से उसी डायग्राम पे मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो डायग्राम जो है वो तकरीबन इसको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है ये एल्वोलाई है, ये सारी की सारी, और इसके ऊपर ये आपको नजर आ रही होंगी ये जाल सा, ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं। तो जो भी गैस यहाँ पर आती है एल्वोलाई के अंदर, उसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है किसके साथ, इन कैपिलरीज के अंदर जो मौजूद जो ब्लड या खून है उसके साथ। मतलब अगर हमारे एल्वोलाई के अंदर जो एयर वायर्स है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन एल्वोलाई से निकल के किस में चली जाती है, इसी ब्लड वेसल्स में चली जाती है। और इससे ऑपोजिट क्या होता है कि जो इन ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो निकल के एल्वोलाई में आ जाती है। दोबारा उसी जगह पे मैं जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लास्ट में द एयर पैसेज का लास्ट है ये, कि ये दो सर्किट्स हैं, ये आपकी बुक के अंदर लास्ट टॉपिक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आमतौर पर दो सर्किट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बेसिकली आपने 9th क्लास में भी पढ़े थे कि दो सर्किट्स हैं, ठीक है, एक पल्मोनरी सर्किट है और एक सिस्टेमिक सर्किट है। और ये भी आपने 9th क्लास के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पल्मोनरी सर्किट क्या करता है, हार्ट से ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास, और सिस्टेमिक सर्किट के अंदर क्या होता है कि हार्ट से ब्लड पंप होता है बॉडी के पास। तो कहते थे पल्मोनरी आर्टरी की अगर बात करें तो कहते थे पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट containing the deoxygenated blood enters the lungs and branches into the arterioles and then into the capillary which surround the alveoli। से भी पीछे पड़ा भी है कि जो हमारा हार्ट है इससे पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर आप यहाँ पर भी देख रहे हो ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो जो ब्लू कलर का एरिया है ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पर जिसके ऊपर एरो में लेके जा रहा हूँ, लेबल भी क्या हुआ। तो हार्ट से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से किसमें जाता है, लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर वो छोटी छोटी ब्रांचेस में पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड होती है, वे आर्टरी और आर्टरियोल्स में डिवाइड होती है, और फिर क्या बना देती है, हमारे लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज बना देती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, जैसे कभी पीछे हम डिस्कस भी किया। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं कि these then join together to form the venules which form the pulmonary vein, the pulmonary veins carry the oxygenated blood back to the heart, ठीक है। अगर आप देखें तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये दोबारा से ज्वाइन करती है, वेन्यूल्स बनाती हैं। वेन्यूल्स क्या बनाती हैं, आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा होगा के ऊपर पल्मोनरी वेन बनाती हैं, और इस पल्मोनरी वेन के जरिए से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आ जाता है, हार्ट के अंदर। तो अगर आप देखें इस पूरे सर्किट को अगर दोबारा से, तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन के बगैर वाला ब्लड, ठीक है। और ये ब्लड जो है ये किसके अंदर आता है, फिर लंग्स के पास, लंग्स के अंदर ये ब्लड वेसल्स के डिवाइड होती है, आर्ट्रियोल्स और फिर ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। और जब ब्लड कैपिलरीज जो है दोबारा ज्वाइन करती है तब आपके पास वेन्यूल बनती है, और वेन्यूल आगे जाके पल्मोनरी वेन बनाती है। और ये जो पल्मोनरी वेन है
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस किसके पास लेके आती है, हार्ट के पास लेके आती है। ठीक है, तो बेटा इस लेक्चर को जो है वो आप गौर से बुक से भी देख के पढ़ लीजिएगा, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका जो है वो आंसर दूंगा। ठीक है, तो बेटा अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।